बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर 6 में हमने कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं हमारा आज का लेक्चर किन मौजूआत पर मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर एक साइंसदान तमाम मसाइल का हल अकेला तलाश करने निकले तो क्या वो हल ढूंढ पाएगा। जैसे अगर एक अकेला सिपाही मैदान में जंग जीतने निकले, नामुमकिन लगता है ना। बस आज हम एक ऐसा ही हैरान कुन सबक पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट, साइंस अकेले इंसान का खेल नहीं, ये वो शोबा है जहाँ मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे टीम वर्क। अब एक सवाल, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा मसला हल करना हो जैसे क्लाइमेट चेंज या कैंसर, क्या आप अकेले हल कर सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर जवाब हाँ में है तो बताएं कैसे, और अगर जवाब मनफी है तो आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, साइंस दरअसल खुद एक मजमूए का नाम है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर शामिल है। कोई ऐसी फील्ड नहीं कि जिस फील्ड में हम स्टडी करने के बाद सारी साइंस को कवर कर लें, क्योंकि साइंस बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। ये डिस्कस करते हैं साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड के हवाले से चंद एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई। फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बेसिकली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक कंट्री ने कंप्लीट नहीं किया, बल्कि चाइना, जापान, फ्रांस, डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर इसे मुकम्मल किया। अब ये प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म के विरासती मादे को कहा जाता है, यानी वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। हम ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल की। एज यू नो, ह्यूमन का तमाम जेनेटिक मटेरियल किसमें है? डीएनए में। और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने वर्क किया डीएनए सीक्वेंस पर, यानी उसमें किस तरतीब में जीन लगे हुए हैं, जीन 1 का क्या काम है, जीन 2 का क्या काम है। क्योंकि इसी सिंगल जीन का फंक्शन मालूम होने के बाद हमें डायग्नोज होते हैं जेनेटिक डिजीजेस, यानी कौन सा जीन अपनी जगह से मिसिंग है। फिर स्टूडेंट्स, डीएनए के सीक्वेंस मालूम करने के बाद उन्होंने एक मैप तैयार किया, ड्रॉ किया कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पर है और उसका क्या फंक्शन है। अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, और जो आपके इंटरेस्ट का जीन होगा उसको क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फो आपको मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स, अब क्या इस प्रोजेक्ट में सिर्फ बायोलॉजी ही इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें बायोलॉजिस्ट तो ऑब्वियसली आएंगे ही, क्योंकि ये ह्यूमन प्रोजेक्ट है। तो फिर अगर हम जीनोम की स्टडी करेंगे तो हमें इसके मुतल्लिका शोबे से ताल्लुक रखने वाले साइंटिस्ट भी चाहिए होंगे, यानी कि जेनेटिस्ट। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि डीएनए एक मॉलिक्यूल है। तो जब डीएनए की स्टडी करेंगे तो हम बेसिकली एक मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि ह्यूमन जीनोम के हवाले से एक कंप्लीट मैप तैयार किया। तो क्या वो हमने मैनुअली तैयार किया? नहीं, बल्कि हमने कंप्यूटर की डिफरेंट सॉफ्टवेयर में बनाया। तो यहाँ से मालूम हुआ कि कंप्यूटर साइंस इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगी। तो जब ये डिफरेंट फील्ड्स मिलेंगे तो एक प्रोजेक्ट तैयार होगा जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब देखें, क्लाइमेट के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक मेजर इशू है जो कि है पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से हमारे माहौल में डस्ट ज्यादा हो गई है। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन की वजह से एयर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से स्मोक बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, डिफरेंट वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है और समर सीजन ज्यादा और विंटर सीजन कम होता जा रहा है। और आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं सोलर प्लेट्स लगाने की वजह से गर्मी ज्यादा हो रही है, हालांकि गर्मी तो पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही है। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट शामिल होंगे बल्कि एटमॉस्फेरिक साइंस इन्वॉल्व होगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। इकोलॉजी शामिल होगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें तलाश करना है। इसके अलावा सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी इस मसले पर काबू पाने के लिए कितना साथ दे रही है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, यानी कि जब कभी किसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उसका अल्टरनेट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर व्हीकल में से निकलने वाला स्मोक हमारे लिए हार्मफुल है तो उसका अल्टरनेट इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो हो सकती हैं। तो इसलिए हम वो सोल्यूशन ढूंढेंगे जो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो और वो एक्सपेंसिव भी कम हो, तभी एक कॉमन पर्सन उस बेनिफिट को अवेल कर सकेगा।
ज़हीन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि ज़मीन को बचाने में आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हो? मसलन पौधे लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक से परहेज करना, आपका हर छोटा अमल बड़ा असर डाल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च किसी एक कंट्री में नहीं हो रही बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। अब इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी फील्ड्स मिलकर वर्क करती हैं। जैसे कि आपकी बुक में कैंसर की एग्जांपल बताई गई है, यानी कि अगर कैंसर की मेडिसिन बनानी है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं, तो इसमें डिफरेंट फील्ड्स के माहिरीन शामिल होते हैं, जैसे कि ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि कैंसर की मुतालिक स्टडी है तो ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजिस्ट दरकार होंगे। उसके अलावा ह्यूमन में कैंसर है तो बायोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट, यानी कि कैंसर के दौरान बेसिकली सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, तो हमने ह्यूमन में मौजूद सेल की केमिस्ट्री को डायग्नोज करना है तो बायोकेमिस्ट भी इन्वॉल्व होंगे। और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनानी होगी तो वो मेडिसिन फार्माकोलॉजिस्ट बनाएंगे, तो इसका मतलब है फार्माकोलॉजिस्ट भी ऐड होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कैंसर दरअसल जीन के फंक्शन में आने वाली खराबी है या डीएनए में चेंज आ जाना, तो जीन की स्टडी करने के लिए जेनेटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिशियन। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एवरेज निकाली जाती है कि आया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, तो इसके लिए चाहिए होंगे स्टैटिस्टिशियन। तो प्यारे बच्चों, जब ये तमाम फील्ड के माहिरीन मिलकर काम करेंगे तो तभी ये रिसर्च कंप्लीट होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरली हम एआई भी कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इस मॉडर्न एरा में रोबोट ने ह्यूमन की जगह ले ली है, यानी कि आपने देखा होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जहां वर्कर्स काम करते थे अब रोबोट आ चुके हैं और डिफरेंट रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते हैं, तो इनके अंदर बेसिकली कोडिंग की जाती है। इसमें ना सिर्फ कंप्यूटर के लोग शामिल होंगे बल्कि इस दौरान मैथमेटिशियंस रिक्वायर होंगे, और उसके अलावा रोबोट बॉडी किस मटेरियल से बनी है तो उसकी बॉडी बनाने के लिए इंजीनियर भी चाहिए होंगे। अरे बच्चों, अब आपको पता है कि रोबोट में कोई फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होती, जैसे खुशी या गमी वगैरह, तो देखा जाता है कि इस रोबोट को लिंक ज्यादातर लोगों से होना है, तो न्यूरोसाइंस के माहिरीन क्या करते हैं, कुछ इस तरह की कोडिंग कर देते हैं कि उनके अंदर फीलिंग्स के मुतालिक हाव ना हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट उनमें साइकोलॉजी वर्ड्स ऐड कर देते हैं या ऐसे सेंटेंसेस ऐड कर देते हैं जिनके जरिए वो लोगों की साइकोलॉजी को देखते हैं कि ये इंसान, इस इंसान को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, जैसा कि नासा, और इसको भी आपने सुना होगा, और इसके अलावा आईएसएस, ये कंपनी स्पेस में काम कर रही हैं ह्यूमंस के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए सुइटेबल माहौल बनाने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट एस्ट्रोफिजिक्स के माहिरीन शामिल हैं। इसके अलावा वहाँ देखा जाता है कि क्लाइमेट को ठीक करने के लिए डिफरेंट प्लांटेशन की जाती हैं, और वो कौन करते हैं, बॉटनिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट। इसके अलावा वहाँ जो टीम वर्क कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज यानी प्रेशर चेंज होने की वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो उन पर काबू पाने के लिए मेडिकल के माहिरीन तो होंगे। उसके अलावा डिफरेंट प्लैनेट्स की स्टडी हो रही होगी, तो प्लैनेटरी साइंटिस्ट भी जो है वो दरकार होंगे, और रॉकेट की स्टडी के लिए डिफरेंट इंजीनियर्स भी साथ होंगे, जो अगर मशीनरी में कोई खराबी आ गई तो उसको ठीक करेंगे। हमारा आज का लेक्चर होता है यहीं तक कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों, आप वो चिराग हो जिनसे इल्म की रोशनी निकलती है, आप ही हमारा शानदार मुस्तकबिल हो। अगर आज से आप कोलैबोरेशन सीख जाओ, टीम बनाओ, दूसरों से सीखो, तो यकीन करो कोई आसमान दूर नहीं। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपको इल्म, फहम और आज़ी अता फरमाए, आपके जहन को रोशन, दिल को नरम और इरादों को पुख्ता करे। आमीन। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।